मेरा देवर बहुत छोटा था और सबका लाडला भी था। सब घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे और मैं भी उसको प्यार से गले लगा लेती थी। वो ज्यादातर वक्त मेरे साथ मेरे कमरे में ही होता था। एक दिन मेरे पति को दूसरे शहर एक शादी में जाना पड़ा। उस दिन घर में मैं और मेरा देवर अकेले ही थे। मुझे अकेला पाकर मेरे देवर ने जो किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर। मेरा नाम गंगा है। मेरी नई शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई, तो ससुराल में हम 4 लोग थे। मैं, मेरे पति विजय, मेरी सास और मेरा देवर अजय। जब मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में मेरा एक छोटा देवर भी है, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरे माँ पापा की हम 2 बेटियां ही थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे हर पल एक भाई की कमी महसूस होती थी। लेकिन भगवान ने मुझे देवर के रूप में एक छोटा सा और प्यारा सा भाई दे दिया था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी सास का एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया था। मरते वक्त मेरी सास ने मेरे देवर का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, बहू, आज से अजय की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इसे कभी माँ की कमी महसूस होने मत देना। मैंने भी अपनी मरती हुई सास को वादा किया कि आज से मैं अजय का भाभी बनकर नहीं, बल्कि उसकी माँ बनकर ख्याल रखूंगी। आज से अजय मेरा देवर नहीं, बल्कि मेरा बेटा, मेरी पहली संतान होगा। मेरा छोटा सा देवर जो सबका लाडला था, उसको मुझसे बहुत लगाव था और मैंने तो उसे अपना बेटा ही माना था, इसलिए हर माँ की तरह मैं भी अजय को गले से लगा लेती थी। मेरी सास के जाने के बाद अजय और घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। मेरी सास के देहांत के बाद अजय ज्यादातर वक्त मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहता था। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, तब मैंने देखा था कि 9 साल का अजय काफी शर्मिला लड़का था। वो हर वक्त मेरी सास के पीछे छुपा रहता था और उनके पल्लू को अपनी उंगली में लपेटता रहता था। और जब मैं उसकी तरफ देखती, तो वो शर्माते हुए चोर नजरों से मेरी सास के पल्लू के पीछे से मुझे देखता और हल्का सा मुस्कुरा देता। मुझे तो बच्चे पहले से ही बहुत पसंद थे। मैं जब कोई बच्चा देखती, तो झट से उससे दोस्ती कर लिया करती थी। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, तो हिचकिचाते हुए उसने भी मुझसे अपना हाथ मिलाया। मैंने बचकानी जुबान में उसे कहा, तुम लड़के होके भी कितना शर्माते हो, और मुझे देखो, मैं तो लड़की हूँ, फिर भी बिल्कुल नहीं शर्माती। और अब तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, तो फिर मुझसे शर्म कैसी? तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मैं एक ही सांस में कितना कुछ बोल गई, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। बस मेरी बातें सुनकर मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। मेरी सास के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन विजय ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो मेरा और अजय का बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें तो मैं पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। तभी तो उन्होंने शादी से पहले सिर्फ मेरे लिए अपनी नौकरी बदल दी थी। दरअसल बात ये थी कि बचपन से ही मुझे एक अजीब सी बीमारी थी। मुझे अंधेरे में अकेले सोने से डर लगता था, इसलिए मैं कभी भी रात को अकेले सो नहीं पाती थी। अंधेरे में अकेले सोते ही मुझे घबराहट महसूस होने लगती थी और मेरी सांस फूलने लगती थी। कभी कभी तो हालत इतनी खराब हो जाती थी कि मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। शादी से पहले विजय एक टूर एजेंट थे और काम के सिलसिले में उन्हें कई दिनों तक शहर से बाहर रहना पड़ता था। जब मेरे लिए उनका रिश्ता आया, तो मेरे माँ पापा ने मेरी बीमारी के बारे में बताते हुए उनको इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन विजय को मैं पहली नजर में ही इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए अपनी नौकरी ही बदल दी। विजय जितना प्यार मुझसे करते थे, उससे कई ज्यादा प्यार मुझे उनसे था,
लेकिन मुझे मेरा प्यार जताने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने अपनी सास को जो वचन दिया था कि मैं अजय को माँ जैसा ही प्यार दूंगी, उसे मैं दिल से निभाती भी थी। आज तक मैंने कभी भी अजय को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैंने और विजय ने अजय को ही अपनी पहली संतान माना था। अजय पहले तो सास के कमरे में उनके साथ सोता था, लेकिन जब से मेरी सास ने इस दुनिया को छोड़ा था, वो हमारे साथ हमारे कमरे में ही सोता था। उसे हम अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो था ही कितना छोटा। मैंने तो रात को उसे एक पल के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं खुद इतनी बड़ी होकर भी अंधेरे में अकेले सोने से डरती थी। वो तो अभी बच्चा था। अब तो वो मुझसे इतना घुल मिल गया था कि पूरा दिन मेरे आसपास ही घूमता रहता था। मैं भी उसके साथ हंसती, खेलती, बातें करती। सास के गुजरने के बाद जब उसने खाना खाना छोड़ दिया था, तो मैं उसे अपने हाथों से ही खाना खिलाती थी। तब से उसे मेरे ही हाथों से खाने की आदत पड़ चुकी थी, जिस पर कई बार तो मुझे अपने पति विजय की डांट भी सुननी पड़ती थी। विजय बार बार मुझे समझाते, गंगा, इतना लाड प्यार भी अच्छा नहीं है, वो दिन ब दिन जिद्दी बनता जा रहा है। शायद विजय ठीक ही कहते थे कि मेरे ही लाड प्यार से वो जिद्दी बनता जा रहा था, क्योंकि अब तो वो स्कूल में भी टिफिन नहीं खाता था। स्कूल से लौटता तो कहता, मुझे अपने हाथ से खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके हाथ से ही खाना है। उस दिन भी विजय ने मुझे ताना मारते हुए कहा था, लड़ा लो और लाड प्यार जितना लड़ाना है। बस उस दिन मैंने सोच लिया कि अब अजय को अपने काम खुद करना सीखना होगा। उसके बाद कभी डांट तो कभी प्यार से, लेकिन मैंने उसे अपने काम खुद ही करने की आदत डाल दी थी। दिन महीने साल बीत गए, लेकिन आज भी अजय के लिए मेरे प्यार में कोई बदलाव नहीं आया था। हाँ, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसमें काफी बदलाव आ गया था, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। वो बड़ा तो हो रहा था, लेकिन उसका बचपना अभी भी नहीं गया था। आज भी वो घर में आते ही पहले मेरे गले लग जाता था। शायद एक बिन माँ के बच्चे को मैंने माँ बनकर पाला था, उसका ही फल स्वरूप 7 साल बाद ही सही, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त होने जा रहा था। वैसे तो विजय और मुझे आज तक अपने बच्चे ना होने का ना तो कोई दुख हुआ था, और न ही कभी एहसास हुआ कि हमारी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी पहली संतान के रूप में अजय तो था ही। एक दिन मैं छत पर अपनी पड़ोसन सहेली के साथ बात कर रही थी, तब अचानक अजय पीछे से आकर मुझसे लिपट गया और कहने लगा, ओ मेरी प्यारी भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उससे पूछा, आखिर बात क्या है, बताओ भी। तो वो कहने लगा, मैं बता नहीं सकता, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप पहले नीचे चलिए मेरे साथ। इतना कहकर वो मेरा हाथ खींचकर अपने साथ नीचे ले गया और मेरे हाथ में अपना रिजल्ट थमा दिया। मैंने देखा कि वो अव्वल नंबर से पास हुआ था। जैसे ही मैंने उसे बधाई दी तो कहने लगा, भाभी, ये मेरी नहीं, आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर आप मुझे नहीं पढ़ाती तो मेरा रिजल्ट कभी इतना अच्छा नहीं आ पाता। मैं भी बहुत खुश थी कि वो अब पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा रहा था। 7 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ था। आज भी कभी वो मेरे साथ मेरी पसंद की पारिवारिक मूवी देखता, तो कभी मैं उसके साथ उसकी पसंद का कार्टून देख लिया करती थी। अगले दिन जब मेरी पड़ोसन सहेली मुझे मिली तो कहने लगी, गंगा, ये क्या, तेरे देवर में कोई अक्ल है कि नहीं? मैंने उसे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी, वो अब जवान हो रहा है, उसका इस तरह तुझसे लिपटना अच्छा नहीं है। मैंने भी उसे कहा, क्यों अच्छा नहीं है, वो मेरा बेटा ही तो है। अगर बच्चा अपनी माँ से गले मिले तो उसमें क्या बुराई है? वो कहने लगी, अगर सगी माँ अपने बच्चे से गले मिले तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन तू ये मत भूल कि वो तेरा देवर है।
तू कितना भी उसे बेटा मान, दुनिया उसे तेरा देवर ही मानेगी, क्योंकि उसने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। उसने अपना बोलना जारी रखा। वो तेरे लिए भले ही बच्चा है, लेकिन वो अब जवान हो रहा है। तेरी ये ममता कहीं तुझ पर ही भारी ना पड़ जाए। मैंने उसे कहा, मैं कुछ समझी नहीं, तो वो मुझसे कहने लगी कि तू अखबारों में छपी खबरें नहीं पढ़ती क्या? आए दिन पारिवारिक शोषण और दुष्कर्म की खबरें छपी जो होती है। कभी देवर ने अपनी भाभी के साथ, तो कभी ससुर ने अपनी बहू के साथ। आजकल के दौर में तो एक बेटी और एक बहन भी सुरक्षित नहीं है अपने घर में। ये तो तेरा देवर है। मैंने भी उसे कहा, ये 100 में से एक के साथ होता है, हर किसी के साथ थोड़ी ना होता है। उसने कहा, तेरी बात भी ठीक है, लेकिन अगर वो एक तू हो जाए, ऐसा जोखिम ही क्यों लेना? देख, मुझे जो समझाना था वो मैंने तुझे बता दिया, आगे तेरी मर्जी। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही थी। इतना कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ी। मैं भी अपने घर आ गई और खाना बनाने लगी। जब मैं मिक्सर उतारने टेबल पर चढ़ी, तो अचानक ही अजय वहां आ गया और उसने मेरी कमर से पकड़कर मुझे उठा लिया। वैसे तो अजय अभी 17 साल का ही था, लेकिन उसकी कद काठी से वो किसी 23-24 साल के नौजवान से कम नहीं लगता था। मैंने ऊंची आवाज करके उसे कहा, अजय मुझे नीचे उतारो। तो उसने घबराकर मुझे नीचे उतार दिया। अजय पहले भी कभी मेरे गले लग जाता था, तो कभी बच्चे की तरह मुझसे लिपट जाता था, लेकिन आज अजय का इस तरह छूना मुझे अच्छा नहीं लगा था। आज उसके छूने के बाद अचानक मेरे दिमाग में मेरी सहेली की बातें घूमने लगी थीं, कि तभी मुझे अजय में आए बदलाव के कुछ पल याद आने लगे थे। एक बार जब मैं उसके कमरे में गई, तो वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। मुझे देखकर फौरन उसने अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर दी थी। पहले तो उसे पढ़ाई भी मैं ही करवाती थी, लेकिन आजकल तो वो अपनी किताबों को भी लॉक में रखने लगा था। पता नहीं क्या हो गया था उसे। जैसे ही मैं उसके पास जाकर बैठ गई, तो वो घबरा सा गया, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। उसका चेहरा देखकर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ऐसा देख रहा था जो वो मुझे बताना नहीं चाहता था। लेकिन वो ऐसा भी क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही उसने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर दी। फिर अभी मैंने उसे प्यार से पूछा, अजय क्या हुआ, तुमने मोबाइल स्क्रीन ऑफ क्यों कर दी? तो वो ना में सिर हिलाते हुए कहने लगा, कुछ भी तो नहीं भाभी, मैं तो बस कार्टून देख रहा था। मैंने उसे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कार्टून तो मेरे सामने और मेरे साथ भी देखते हो। वो बताओ जो तुम मोबाइल में देख रहे थे। इस बार मैंने थोड़ी सख्ती से पूछा, तो उसने मुझे अपना मोबाइल हाथ में देते हुए कहा, मैं कार्टून नहीं बल्कि मूवी देख रहा था। मैंने उसे कहा, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? तो उसने बताया कि जब आप अंदर आई थी, तब उस मूवी में एक आइटम सॉन्ग था, वो चल रहा था, इसलिए मैंने आपके आने पर स्क्रीन ऑफ कर दी थी। मैंने गुस्से से अजय की तरफ देखा और कहा, तो आजकल तुम अब ये सब देखने लगे हो? आने दो तुम्हारे भाई को, अब वो ही सवाल जवाब करेंगे तुमसे। उसने तुरंत ही मना करने के अंदाज में सिर हिलाते हुए मुझसे माफी मांग ली और कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा, अब कभी नहीं देखूंगा। उस दिन तो मैंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन आज वो पल याद आते ही मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था और मैं सुन्न हो गई थी। एक दिन जब मैं अपनी सहेली के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब अजय मेरे कमरे में आया और मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से एक रेड कलर की लिपस्टिक उठा के मुझसे कहने लगा, भाभी ये लिपस्टिक लगाएं, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा छोटे से बच्चे का दिल क्यों तोड़ूं, और मैंने उसकी दी हुई लिपस्टिक लगा दी। लेकिन वो तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा
और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, भाभी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। इतना कहते ही वो मेरे गले लग गया। उस वक्त मेरा दिल थम सा गया और मैंने फौरन उसे खुद से पीछे कर दिया। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वो कुछ घबरा सा गया और कहने लगा, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? और फिर अपना सिर झुकाकर उसने मुझसे माफी मांगी और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी थी। आज अपनी सोच मुझे छोटी लगने लगी थी। मैं मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि मैं कितना गलत सोचने लगी हूँ उसके बारे में, और कितनी बेरहमी से मैंने उसको खुद से अलग किया था। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में, कि अब मैं कितनी कठोर हो गई हूँ उसके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं सोचता होगा कि अब मेरी खुद की औलाद हो रही है, इसलिए मेरा रवैया बदल गया है उसके लिए। नहीं नहीं, वो आज भी मेरे लिए मेरी औलाद से बढ़कर है। इसलिए अगले दिन से मैं उसके साथ पहले जैसा ही पेश आने लगी थी। अब वो फिर से पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता और बिना झिझक मेरे गले लग जाता। लेकिन अब ना जाने क्यों उसका यूं करीब आना मुझे बेचैन कर देता था। एक दिन वो स्कूल से घर आया, तब मैं किचन में खाना बना रही थी। वो सीधा किचन में आया और मेरे साथ काम करने लगा और कहने लगा, मेरी प्यारी भाभी कभी तो आराम कर लिया करो, पूरा दिन काम और बस काम। तब मैंने उसे कहा, जब तुम्हारी बीवी आएगी ना तब मैं आराम करूंगी और वो घर के काम करेगी। तब वो कहने लगा, मुझे तो बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये कहते हुए वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था और फिर कहने लगा, आराम के लिए बीवी का क्यों इंतजार करना, मैं हूं ना आपका गुलाम। आप बस हुक्म फरमाइए, आपके सारे काम आपका ये गुलाम कर देगा। मेरा बस चले तो मैं आपसे एक भी काम ना करवाऊं, रानी बनाकर रखूं। मेरे पूरे शरीर में कुछ सनसनी सी दौड़ने लगी थी, क्योंकि ऐसे अल्फाज तो कभी विजय ने भी मेरे लिए ना कहे थे। मैंने उसे थोड़ा सख्त अंदाज से कहा कि तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। तो वो किचन से बाहर निकला, तब जाकर मैंने सुकून की सांस ली। आज पहली बार मुझे उसकी परवाह भी चुभने लगी थी। अब मुझे अपने ही देवर, जिसे मैंने 7 साल से बेटा मानकर पाला था, उसे डर लगने लगा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उससे दूरी बना लूंगी। अब मैंने अजय के कमरे में जाना छोड़ दिया और उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। ये बात शायद उसने भी महसूस कर ली थी। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, भाभी क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है? मैंने कहा नहीं तो। तब कहने लगा, तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा, बस आजकल मैं काम में ज्यादा व्यस्त रहती हूँ इसलिए। मेरी बात सुनकर वो मुझे गौर से देखने लगा और फिर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, बार बार चक्कर भी आने लगे थे। जब विजय मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी और कहा, किसी भी मानसिक तनाव से दूर रहना होगा। अब मेरा ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था। एक दिन विजय किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और अजय के एग्जाम्स थे, तो उसे घर पर ही रुकना पड़ा था। मैंने विजय से कहा, मैं भी साथ चलती हूँ, मेरा भी थोड़ा माहौल बदल जाएगा तो शायद मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। लेकिन शादी दूसरे शहर में थी और डॉक्टर ने मुझे सफर करने के लिए मना किया था, इसलिए विजय ने मुझे साथ ले जाने से साफ साफ मना कर दिया। मैंने फिर भी विजय को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, विजय आपको तो पता है ना कि मैं रात को अंधेरे में अकेले नहीं सो पाती। तब विजय ने कहा, गंगा तुम अकेली कहाँ हो? अजय है ना यहाँ तुम्हारे साथ, और अब तो वो बड़ा हो गया है, तुम उसे नहीं बल्कि वो तुम्हें संभाल लेगा, और मैं भी जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर विजय तो शादी के लिए निकल गए।
और मेरे कानों में उनकी आवाज गूंजती रही कि अजय अब बड़ा हो गया है, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी। सबको उसका बड़ा होना दिखाई दे रहा था, बस मैं ही ममता में अंधी हो गई थी, जो उसे बड़ा नहीं समझती थी। आज पहली बार मुझे अजय के साथ अकेले रहने में डर लग रहा था। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजा भी अंदर से लॉक कर दिया। पता नहीं क्यों, आज तो नींद भी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार मेरी आंखों के सामने अजय की हरकतें, मेरी सहेली की बातें और अखबार में छपी खबरें ही घूम रही थी। ऊपर से ये तूफानी बारिश, जिस वजह से विजय भी जल्दी नहीं लौट पाए। ना जाने कुदरत कौन सी अनहोनी का अंदेशा दे रही थी। सब कुछ भुलाकर मैंने अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचकर सोने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में मुझे नींद भी आ गई। लेकिन रात का वो ना जाने कौन सा प्रहर था, जब बादल इतने जोर से गरजे थे कि घर की लाइट भी चली गई और डर के मारे मैं भी उठकर बैठ गई कि तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मैंने देखा तो अजय हाथ में टॉर्च पकड़े खड़ा था और कहने लगा, भाभी लाइट चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था और वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में आने दिया। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कस के मेरे गले लग गया। मैं ऐसा समझ रही थी कि डर के मारे उसने मुझे माँ समझकर कस के पकड़ रखा है, लेकिन कुछ ही पल में उसके हाथ मेरी कमर पर अजीब तरीके से चलने लगे तो मुझे झटका सा लगा। मैंने तुरंत ही उसे धकेलकर खुद से अलग किया, तभी अचानक से लाइट भी आ गई। रोशनी होते ही जब मैंने अजय की तरफ देखा तो वो जरा सा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने उसे कहा, अब जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश भी कम हो गई है और तूफान भी थम चुका है। तब वो अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा है, एक बार वो थम जाए तो चला जाऊंगा। मैं उसकी बातें सुनकर थम सी गई थी। वो कहीं से भी मुझे 17 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी हरकतें कुछ भी बचकानी नहीं थी। मैंने उसे कहा, अजय तुम होश में तो हो, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ समान भाभी से ऐसी बातें करते हुए? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, कौन सी माँ? कैसी माँ? मेरी सिर्फ एक ही माँ थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब तो मुझे पहले से ही अच्छी लगने लगी थी, इसलिए तो मैं आपके करीब आने के बहाने ढूंढता था और आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी जैसे किसी ने मेरे कानों में गरम उबलता हुआ तेल डाल दिया हो। मुझे मेरी सहेली की वो सारी बातें याद आने लगी, जब वो कह रही थी कि अजय तेरा देवर है, उसने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तेरी ये ममता कहीं तुझ पर ही भारी ना पड़ जाए। वो सच ही तो बोल रही थी, लेकिन मैं ही अपनी ममता में अंधी होकर कुछ देख नहीं पाई थी। वो मुझसे बातें करते करते मेरे इतने करीब आ गया कि हमारे बीच हवा तक का भी फासला नहीं बचा था। मैं बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे खुद से दूर करने के लिए मजबूती से धकेला और जोर से चिल्ला उठी, अजय! कि तभी मेरी नींद खुल गई और मैंने महसूस किया कि ये सब कुछ एक सपना था। लेकिन दरवाजा बिल्कुल उसी तरह खटक रहा था जैसे मैंने सपने में देखा था और अभी तक लाइट भी नहीं आई थी। मैं पहले से ही अंधेरे से इतना घबरा गई थी कि मेरी सांस फूलने लगी थी, ऊपर से ये दरवाजा खटखटाने की आवाज। मैं डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोला तो अजय बिल्कुल वैसे ही टॉर्च लेकर खड़ा था जैसे कि मैंने मेरे सपने में देखा था। कहीं आज का ये सपना सच ना हो जाए, ये सोचते सोचते मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। उसे देखकर मेरे पसीने छूटने लगे थे और डर के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था।
मेरा डर की वजह से इतना बुरा हाल हो गया था कि मुझे तीसरा महीना चालू था और मुझे ब्लीडिंग होने लगी थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि शादी के 7 साल बाद माँ बनने का सुख मिल रहा था, लेकिन मैंने वो भी खो दिया। मेरी आंखें बंद होने लगी थी और मैं वहीं दरवाजे के पास गिर पड़ी। मेरी ऐसी हालत देखकर अजय बहुत ही घबरा गया था। वो मेरे गालों पर थपथपाते हुए मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा था, लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। मैंने देखा कि अजय तो घबराकर मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर घर से बाहर चला गया। लेकिन कुछ ही देर में वो वापस आया और उसने मुझे माँ जैसे अपने नवजात शिशु को गोद में उठाती है, बिल्कुल वैसे ही अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। शायद वो उस वक्त गाड़ी पार्किंग से निकालने ही गया था। उसने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट की और बड़े आराम से गाड़ी चलाने लगा ताकि मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना हो। अजय को बचपन से ही गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने गाड़ी चलाना पहले ही सीख लिया था। बस अब तो उसे सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मिलना ही बाकी था। मैं अपनी आधी बेहोशी की हालत में सिर्फ इतना ही बोले जा रही थी, विजय विजय हमारा बच्चा। तब अजय ने अपने रुमाल से मेरे चेहरे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा, भाभी आप फिक्र मत करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अजय आज मुझे किसी अनुभवी बुजुर्ग की तरह हौसला दे रहा था, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। गाड़ी चलाते चलाते उसने विजय को भी फोन करके मेरी हालत के बारे में बता दिया था। कुछ देर में मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। मेरे पास मेरे पति विजय बैठे हुए थे और अजय मेरे कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। आंख खुलते ही मैं अपने पेट पर हाथ रखकर रोने लगी। तब विजय ने कहा, रो मत गंगा, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है और वो बिल्कुल सही सलामत है। मैंने तुरंत ही हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया तो मेरे पति मुझसे कहने लगे कि शुक्रिया अदा करना है तो अजय का करो, जिसकी वजह से आज हमारा बच्चा सही सलामत है। अगर वो तुम्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं भी अजय का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे सामने आया ही नहीं। शायद वो मेरी हालत देखकर डर गया था। पूरे 2 दिनों तक मुझे डॉक्टर की निगरानी में रखा गया और फिर 2 दिन बाद विजय मुझे अस्पताल से घर ले आए। अगले ही दिन जब सुबह सुबह विजय और मैं अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, तब अजय हमारे कमरे में आया और पहले विजय के और फिर मेरे पैर छूकर मुझे कहने लगा, चलता हूँ भाभी। उसके ऐसे कहने पर मैं उसे देखती ही रह गई और विजय ने तो पूछ ही लिया, चलता हूँ क्या मतलब है तेरा, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह में। मेरे मन में भी यही सवाल चल रहे थे, पर मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने अपने भाई के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अब आगे की पढ़ाई मैं हॉस्टल में पूरी करना चाहता हूँ, और इतना कहकर वो दरवाजे की ओर मुड़ गया। उसका ऐसा जवाब सुनकर विजय मेरी तरफ देखने लगे और कहा, और करो लाड प्यार, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है, अब तो ये अपनी ही मनमानी करेगा। कुछ देर चुप रहने के बाद हिम्मत जुटाकर मैंने उसे पूछा, लेकिन क्यों अजय। मेरे पूछने पर वो मेरी तरफ मुड़ा और 2 कदम आगे चलते हुए बोलने लगा, भाभी क्या सिर्फ माँ ही अपने बच्चे का मन पढ़ सकती है? क्या एक बेटा अपनी माँ का मन नहीं पढ़ सकता? मैं कितने दिनों से देख रहा था कि आप मुझसे दूरी बना रही थी, मुझे अनदेखा करना चाहती थी। सिर्फ इतना होता तो भी मैं इस घर में रह लेता, लेकिन आप तो अपने बेटे से ही डरने लगी थी। सॉरी बेटा नहीं, देवर। भाभी अगर मैंने आपकी कोख से जन्म लिया होता और मैं आपका सगा बेटा होता तो क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोच पाती? मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसे बोल दिया कि मैं उसकी कुछ हरकतों की वजह से उसे गलत समझ बैठी थी।
तब उसने पूछा, ऐसा क्या किया था मैंने जो आप मेरे लिए ऐसा सोचने पर मजबूर हो गई थी? मैंने उसे कहा, तुमने उस दिन मुझे अचानक कमर से, इसके पहले कि मेरी बात पूरी होती, वो मुझसे कहने लगा, भाभी आप प्रेग्नेंट हैं और आप इतने ऊंचे टेबल पर चढ़ी थी, बस इसलिए मैंने आपको नीचे उतारने के लिए छुआ था। मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा आपने सोच ली थी। मैंने फिर अपने शक की दूसरी वजह उसे बताई कि आजकल तुम्हारी किताबों में ऐसा क्या है जो तुम उन्हें छुपा कर रखते हो। उसने अपनी बैग खोली और सारी किताबें मेरे सामने रख दी। मैंने देखा कि उसकी पढ़ाई की किताबों के अलावा जो किताबें थी, उनमें प्रेगनेंसी के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए और एक प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल कैसे रखा जाता है, वो जानकारी दी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि ये किताबें तुम्हारे पास, तब बीच में ही टोकते हुए वो बोला, आप घर में अकेली औरत हो। हमारे घर में ये सब जानकारी देने के लिए मेरी माँ यानी आपकी सास नहीं है और भाई तो पूरा वक्त काम में बिजी रहते हैं। तब मैंने सोचा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, इसलिए इन किताबों में वो सारी जानकारी पढ़ता था जिससे मैं आपका ख्याल रख सकूं। और हाँ, उस दिन मोबाइल में भी मैं आइटम सॉन्ग नहीं बल्कि ऐसी जानकारी के वीडियो ही देख रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि आप अभी भी मुझे बच्चा समझती है, तो ये सब मुझे देखने या पढ़ने नहीं देंगी, इसलिए मैं आपसे छुपा कर देखता था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा करने से आप इतनी परेशान हो जाएंगी, वरना मैं ये सब करता ही नहीं। मैं तो हर वक्त अपने मस्ती मजाक से आपको खुश रखना चाहता था, क्योंकि इस हालत में होने वाली माँ का खुश रहना बहुत जरूरी होता है। इस दुनिया में आप मेरे लिए सबसे खास हैं। मेरी माँ के जाने के बाद जो प्यार आपसे मिला, तब से ही मैंने आपको अपनी माँ, बहन, भाभी और दोस्त सब कुछ मान लिया था। तो फिर एक गलत रिश्ता बनाने के लिए मैं इतने सारे रिश्तों को दांव पर कैसे लगा सकता था? मेरी जिंदगी में आपकी जगह तो भगवान से भी ऊपर है। फिर मैं अपने भगवान के लिए ऐसी सोच कैसे रख सकता था? और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मेरे सामने मेरा वो राम सा देवर खड़ा था जिसे मैं रावण समझ बैठी थी। मैं उसके सवालों का क्या जवाब देती कि मेरी सहेली की बातों ने और आजकल दुनिया में हो रहे दुष्कर्मों ने मुझे ऐसे डरा दिया था कि उस डर के आगे मेरी ममता हार गई। मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा था और मैं रोते रोते उसे जाता देख रही थी। सच्चाई जानकर मेरे लिए उसके बगैर एक पल भी जीना मुश्किल था। मैंने अजय को आवाज दी, अजय बेटा, क्या अपनी इस माँ को माफ नहीं करेगा? उसने एक बार पलटकर भी नहीं देखा और सिर्फ इतना कहा कि अब मैं आपका बेटा कहाँ रहा? आपने तो एक पल में ही मुझे पराया कर दिया, अब तो मैं आपका देवर बन चुका हूँ। एक बार भी मेरी तरफ देखे बिना वो आगे बढ़ने लगा। तब विजय ने भी उसे समझाते हुए कहा, अजय, आज तक तुमने ना जाने कितनी गलतियां की होंगी और हर बार गंगा ने तुम्हें माफ किया था। तो क्या एक बार तुम गंगा को माफ नहीं कर सकते? पर आज उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे जाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी जिंदगी, मेरी सांसों को मुझसे दूर ले जा रहा है। मैंने फिर से उसे आवाज लगाई और कहा, रुक जा अजय, तुझे अपनी इस माँ की कसम, अगर आज तू नहीं रुका तो तू अपनी इस माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं एक ही सांस में ये सब कह गई, इस उम्मीद में कि शायद वो रुक जाए। और वो रुक गया। जब वो पलटा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। पहले तो थोड़ी देर वो चुप रहा और फिर अपने गालों पर आई हुई आंसुओं की बूंदों को पोंछते हुए बोला, ये आप क्या बोले जा रही हैं भाभी? अब आप अकेली नहीं हैं, आपके अंदर मेरा नन्हा सा भाई या नन्ही सी बहन पल रही है, तो खबरदार अगर दोबारा ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसकी आवाज सुनकर मैं कभी हंसती तो कभी रोती रह गई, क्योंकि मुझे पता चल गया
कि अब अजय मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जो भी हुआ, उससे हमारा रिश्ता अब इतना मजबूत हो गया था कि कोई इंसान, कोई खबर, कोई डर इसे तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि इस बार मेरी ममता की जीत हुई थी। मैं अपने बेटे की ओर 2 कदम आगे बढ़ी और 2 कदम वो मेरी ओर बढ़ा, और हम दोनों ने गले मिलकर जी भर के रो लिया, क्योंकि आज के बाद आंसुओं की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।